जिसने ऑडिटोरियम, लखीराम ऑडिटोरियम में वहाँ प्रोविजन नहीं है, वहाँ पर उसको पूरा बाजार बना दिया ऑडिटोरियम को। 5 साल में शहर की योजना कौन सी बनाए उसको बताना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कमाई से 41% हिस्सा लेंगे और आलोचना करेंगे। मेरे को राजस्थान भी देखना है, उनने हसदेव की अनुमति दे दी। आज हमारे यहाँ हसदेव का आंदोलन चल रहा है तो उस समय उनको राजस्थान याद आता है। ये केवल इनका जो एजेंडा है न छत्तीसगढ़ के इंटरेस्ट में है न राष्ट्र हित में है, इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल है। सन 2019 में पूरे 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से अलग हुई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। यद्यपि शुरुआत कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन अपनी कार्यशैली और शानदार परफॉर्मेंस के दम पर पूरे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुखिया रहे। एकाएक जनता ने निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार को लाए। इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सदन से सड़क तक विरोध करते रहे, लेकिन यह भी देखने में आया है कि उसका असर सरकार पर बहुत ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले नमस्कार, भास्कर मिश्रा सीजीवाल से। आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो कल यानी 25 तारीख को नगर निगम के विरोध में और सरकार के तमाम नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर अग्रवाल की। आइए जानते हैं कि उनकी नीति क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यद्यपि डॉक्टर रमन सिंह कहा करते थे कि 5 साल के अंदर सरकार कार्य योजना तैयार करती है और आगे चलकर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन भूपेश की सरकार 3 साल ही पूरी नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो गया है। अमर अग्रवाल जी बताएंगे कि आपके डॉक्टर रमन सिंह यानी प्रदेश के मुखिया कहा करते थे 5 साल सरकार को कार्य योजना बनाने में लगती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ 2 साल कोई भी नई सरकार आती है, वो अपनी पॉलिसी बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में समय लगता है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल में अगर सरकार की नीयत देखें तो ऐसा लगता नहीं कि 3.5 साल के अंदर इस सरकार की नीयत इस छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए कोई काम करने की है। अगर मैं बिलासपुर से ही शुरुआत करूं, कल जिसके लिए हम धरना भी दे रहे हैं और जिसके लिए कल हम आंदोलन भी कर रहे हैं, जिसमें इस सरकार को कुछ नहीं करना था, पहले से काम स्वीकृत हैं, पहले से राशि का आवंटन है या काम पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं उदाहरण चालू करूंगा। स्टेट ट्रेनिंग सेंटर लगभग पूर्णता की ओर है, भारतीय जनता पार्टी के समय में हो गया। केवल इस सरकार को देख रेख करना, वहाँ पर खेल का प्रशिक्षण चालू हो जाए, स्टाफ की नियुक्ति करना है। आज वो जर्जर हो रहा है 150 करोड़ का स्टेट ट्रेनिंग सेंटर का, कहीं अता पता नहीं। तो इसमें कौन सा 5 साल चाहिए। मैं बात करूंगा प्रगति मैदान के ऑडिटोरियम की, जिसका काम चालू हो गया, जिसमें केवल अतिरिक्त राशि देना है जी और उसको पूरा करना है। मैं बात करूंगा बिजली कटौती की जी। 0 पावर वाला स्टेट मेंटेनेंस के अभाव में दिन में 5-5 बार बिजली जा रही है। इसमें कौन सा पैसा लगना है, कौन सी योजना बननी है जो इनको और समय चाहिए। मैं बात करूंगा स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं। इसमें 1000 करोड़ रुपया में 500 करोड़ रुपया 5 साल में राज्य सरकार को देना है, 500 करोड़ रुपया स्टेट को देना है, केंद्र सरकार को देना है। पैसा देने को तैयार है। इस 5 साल में 100 करोड़ भी खर्चा नहीं कर पाए। अब लैप्स नहीं हो जाए, आनंद फानन में उसके टेंडर कर रहे हैं, उसके मत परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 3000 करोड़ रुपया है, जो स्वयं के वित्त से प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं। उसमें अनेकों योजनाएं हैं। तो इसमें कौन सा 5 साल चाहिए, कौन सी स्वीकृति चाहिए, कौन सा पैसा चाहिए। आप कहना चाहते हैं जो आपके शासनकाल में स्वीकृत थे उसको ये पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी नीयत बता रही है।
कि इनकी विकास के लिए रुचि नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे कल धरने पर? ये मैंने बताया, ये चारों मुद्दे हम कलेक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष वो हैं। पीडब्ल्यूडी या कलेक्टर ये पूरे कहना चाहिए ज़िले में जो अपूर्ण योजनाएं हैं शासन से बात करके पूरा करा, ये कलेक्टर के इशू है। अगर मैं निगम पे आऊँ, सिटी बस ठीक है, कोरोना काल आया बंद उसमें बंद रहा, अब क्यों नहीं चालू हो रहा है? कौन सा इसमें पैसा लगना है? मैं बात करूं अमृत मिशन का, जिसके पास पैसा है ठप है। मैं बात करूं प्लेटेरियम जो पूरा हो गया, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसका जो है टेंडर कर रहे हैं प्राइवेट को देने के लिए। और किसको दे रहे हैं टेंडर? जिसने ऑडिटोरियम, लखीराम ऑडिटोरियम में वहाँ प्रोविजन नहीं है, वहाँ पर उसको पूरा बाजार बना दिया ऑडिटोरियम को, नीचे वो पार्किंग को जो है अपना गोडाउन बना दिया, उस आदमी को फिर प्लेटोरियम दे रहे हैं। मैं बात करूं सड़क बिजली नाली, भाजपा की सरकार थी, 100 करोड़ रुपया नौकरी बिजली के अतिरिक्त विकास के लिए मिलता था, केवल सड़क के लिए, नाली के लिए, उद्यान के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, बड़े काम अलग। 3.5 साल में कितना रुपया दिया? 35 करोड़ रुपया दिया। तो राशि आवंटन का योजना से कोई संबंध नहीं है, तो उसके लिए आंदोलन है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, जो अधूरी योजनाएं हैं उसको भी पूरा सरकार पूरी नहीं कर पा रहे। और रख रखाव, आज सारे सामुदायिक भवन में आप चले जाओ, आप देवकी नंदन कितना बढ़िया ऑडिटोरियम बना, क्या स्थिति है उसकी? क्या केवल नए काम में रुचि लेंगे जिसमें कमीशन मिलना है? पुराना रख रखाव कौन करेगा? तो ये बहुत छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं, हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं कोई बड़ी योजना की तो इनसे उम्मीद भी करना नामुमकिन है। तो शहरों को जो भगवान भरोसे छोड़ दिया, अगर आज मैं बिलासपुर की बात करूं, तो कांग्रेस के लोगों को ये बताना चाहिए कि ठीक है, मैं उनको मानता हूं कि अगर 5 साल में योजना जमाएंगे, 5 साल के बाद इम्प्लीमेंट होगा। 5 साल में शहर की योजना कौन सी बनाए, उसको बताना चाहिए। अभी तो जो हम लोगों ने योजना बनाया है उसी पे पलीता लगा रही है सरकार। आप क्या ये मानते हैं कि आप कानून भी कल तोड़ने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करके? धरना प्रदर्शन कोई कानून नहीं है, वो कानून नहीं है, वो एक आदेश है। तो उसको आप अवहेलना करने जा रहे हैं? आदेश है, और उसकी अवहेलना हमने पहले की है। अगर आप उस 19 पॉइंट को देखेंगे, हम चाहते हैं, देखो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण, हम कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। लेकिन वो जो अनुमति के 19 बिंदु हैं, अगर आप देखेंगे वो पूरा होना नहीं, वो गैर कानूनी है। वो एक अलग विषय है कि वो कानूनी प्रक्रिया में जब जाएगा उसके लिए हम अलग से लड़ेंगे। हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हमने सूचना भेज दी है। यदि लखीराम ऑडिटोरियम को कमर्शियल उपयोग होता है तो एक रुपए जनरेट होते हैं, तो उस पर विरोध क्यों है? कितना रुपया जनरेट हुआ है उसका तो माफ किया है कोरोना के समय में, आगे कितना पैसा दिया है उसने। और ऑडिटोरियम जनरेट करने की चीज़ नहीं है, ऑडिटोरियम रख रखाव की चीज़ है। कमर्शियल के लिए बहुत से निगम के पास ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि निगम को अपनी रेवेन्यू नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन कितनी रेवेन्यू मिली है और उस ऑडिटोरियम का हाल क्या हो रहा है? देवकी नंदन का ऑडिटोरियम का हाल क्या हो रहा है? सारी तालाब के लिए पैसा दिया, पेठू बना के सही आया, जतिया तालाब का और तारबार तालाब का, इसका काम का क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास, मिट्टी टीला और इसका हमने स्वीकृत करा के दिया, 4 साल में काम नहीं हुआ। इसके अलावा जो मकान बन गए उसमें चोरी हो रही है, उनके खिड़की दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, आवंटन नहीं कर रहे हैं ये लोग। और जो और योजना में स्वीकृत होना था राज्यांश नहीं दे रहे हैं। तो इस शहर का कौन सा काम है जिसको कांग्रेस कह सकती है कि हमने पैसा दिया और काम को पूरा? आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों को लेकर बहुत मुखर रहते हैं। जब भी राष्ट्रीय नीतियां होती हैं, केंद्र सरकार के निर्णय होते हैं, उस पर बहुत चुप्पी साध लेते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? नहीं, देखिए जहाँ तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए जो चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं, अब कोरोना में आया, बहुत से निर्णय सरकार को करने पड़ते हैं, किया, लेकिन सरकार ने उस कोरोना मैनेजमेंट से पूरे देश को बाहर निकाला और आज पूरी दुनिया में एक माइलस्टोन बना है भारत का कोरोना मैनेजमेंट। लोगों की जान बची और जनता चर्चा में है। महंगाई का सवाल है, अब जैसे यूक्रेन का है, इसका जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रेट घटे,
शेष की मांग है 4%। नहीं 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 कर नहीं, नहीं, दीजिए। मैं देखिए जहाँ तक सवाल है, मैं दूसरी बात कहता हूँ। पहले जब पेट्रोल डीजल के रेट घटे, चिदम्बरम जी ने बयान दिया कि एक्साइज ड्यूटी है राज्यों का, इसमें 41% है। जब केंद्र की सरकार ने उसको क्लियर किया तो माफ़ी मांगने लग गए कि नहीं 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 मेरे से गलती हो गई, ये केंद्र की सरकार ने खुद ने कम किया है। कौन सा मापदंड है? अब राज्यों को वेट कम करना चाहिए, या अगर पेट्रोल डीजल से इतना मोह है तो सारे राज्यों को लिख देना चाहिए कि 41% जो हमको मिलता है हम नहीं लेंगे। ये नहीं हो सकता कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कमाई से 41% हिस्सा लेंगे और आलोचना करेंगे राजनीतिक कारणों से। ये नहीं हो सकता। यानी शेष कम नहीं होगा। नहीं, शेष कम होगा कि नहीं होगा, राज्य सरकार के जो वेट है उसमें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, गैस के रेट नहीं, गैस के रेट भी है। देखिए, पहले हमारे यहाँ सब्सिडी दी जाती थी, आज भी सब्सिडी डायरेक्ट उससे मिल रही है, और एक ये निजी कंपनी को पूरी सरकार से बाहर कर दिया। अब जो डिमांड सप्लाई है उसके आधार पर रेट तय होते हैं। लेकिन जब जब महंगाई बढ़ती है, 200 रुपया गैस सिलेंडर में भी कम किया, कहाँ कम नहीं किया। तो सरकार जो है, अगर आज आप देखोगे केंद्र की सरकार जो चल रही है उसकी पूरी दुनिया के स्तर पे प्रशंसा हो रही है कि भारत आर्थिक रूप से तेजी से वृद्धि कर रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, भारत जो है आगे जा रहा है, वैश्विक शक्ति की ओर बढ़ रहा है, सारी इंटरनेशनल रेटिंग कंपनियां बोल रही हैं। अब छुटपुट कुछ चीज़ें होती हैं, एक टाइम बिंग कई बार महंगाई भी बढ़ती है, कई बार पेट्रोल के रेट भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर टोटल एट ए ग्लांस अगर 5 साल हम देखें, कार्यकाल जो गया और 3 साल का जो जा रहा है, आज उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और जब दुनिया में तारीफ होती है तो अपोजिशन जो हमारा लंदन में जाके जो है वो आलोचना करता है देश की। विदेश की धरती पर अपने देश की आलोचना, ठीक है, लोकतंत्र है, हमारे देश में हो सकता है कि हमारी नीतियों का विरोध हो, लेकिन विदेश में जाके अपने ही देश की आलोचना करना, ये इनका चरित्र है। बात केंद्र सरकार से और जुड़ी हुई है। पहले 22 ट्रेनें बंद करते हैं, फिर 6 चालू कर देते हैं विरोध करने के बाद। कल तो 32 ट्रेनें बंद करने का ऐलान हो गया। अभी मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान आया है कि नेताओं और पब्लिक को केंद्र सरकार मूर्ख ना समझे। इनका मुख्यमंत्री जी का दोहरा मापदंड है। पहले जो हसदेव का था उसमें अनुमति नहीं दे रहे थे। अशोक गहलोत जी जब आए राजस्थान से छत्तीसगढ़ कि हमारे यहाँ बिजली संकट है, तो दूसरे राज्य के हित के लिए मेरे को राजस्थान भी देखना है, उनने हसदेव की अनुमति दे दी। तो क्या ये रेल में दूसरे राज्यों में जो कोयला जा रहा है या जो बिजली संकट है उसके लिए अगर केंद्र की सरकार प्रयत्न कर रही है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आज हमारे यहाँ हसदेव का आंदोलन चल रहा है तो उस समय उनको राजस्थान याद आता है कि राजस्थान में बिजली संकट नहीं हो इसलिए मैं कोयला दूंगा, 5 साल के बाद आएगा। लेकिन आज जो वर्तमान में संकट है उसके कारण, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में पूरे देश की ट्रेनें बंद हुई, सरकार नहीं चाहती, वो तो उचित था। नहीं सुनिए, सरकार नहीं चाहती थी लेकिन करना पड़ा। आज भी अगर हम देखेंगे ट्रेनें कैंसिल का, तो उसके पीछे समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ट्रैफिक क्या है, कोयले की प्रायोरिटी क्या है, देश में संकट नहीं आए। अगर देश में अगर संकट कोई आता है तो क्या केवल हम छत्तीसगढ़ को देखेंगे? तो इतना अगर छत्तीसगढ़ को देखना है तो राजस्थान के जब मुख्यमंत्री आए तो इनने क्यों बयान दिया? ये जो दोहरा मापदंड है मुख्यमंत्री जी का कि मैं जो करूँगा वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, केंद्र की सरकार जो करेगी उसमें केवल छत्तीसगढ़ के विषय को उठाऊंगा, ये संभव नहीं है। एक साथ इतनी ट्रेन बंद करना सोशल नहीं, वेलफेयर स्टेट है। मैं दूसरी बात बोलता हूँ, भाई क्यों बंद हुई ये जीएम अच्छे से बता सकते हैं, ये डीआरएम अच्छे से बता सकते हैं। अगर वो जस्टिफाइड कारण देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि राष्ट्र हित में हमको इन सब चीज़ों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और अगर राजनीति करनी है तो फिर अशोक गहलोत को क्लियरेंस क्यों दिया इनने बुलवा के? आज हसदेव के लिए जो हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ा हुआ है, उस समय आपका जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रीय है, और जब केंद्र की सरकार कोई निर्णय करेगी तो वो छत्तीसगढ़ के हितों के विपरीत है। मानते हैं कि हसदेव अरण्य में जो निर्णय हुआ है गलत हुआ है? निश्चित, कोयला उत्पादन न हो, जो भी हुआ है हसदेव में, क्योंकि यही सरकार, गलत सही पे मैं नहीं जाता, राहुल गांधी जी जब यहाँ पर आए थे
जब हमारी सरकार थी, उनने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पे किसी की बस्ती नहीं उजड़ने दूंगा, पर्यावरण नष्ट नहीं होने दूंगा। और आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है, आज अनुमति हो रही है। तो अच्छा है बुरा है विषय वो नहीं है, विषय इनका ही उठाया हुआ है। जिस चीज को इन लोगों ने बुरा बोला आज उसको कैसे अच्छा बोल रहा है, हो गया है, आज अथराइज हो गया है। तो जो इनका चरित्र है वो बताता है कि ये केवल इनका जो एजेंडा है न छत्तीसगढ़ के इंटरेस्ट में है, न राष्ट्र हित में है। इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल है, कब कैसी सुविधा होगी। मैं ऐसा मानता हूँ जनता सारी चीज़ों को समझती है। अंतिम सवाल है, आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था चकरभाटा हवाई अड्डे का, अब बहुत सफल भी रहे, फिर भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या मोदी जी को क्या एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। देखिए, अगर बेसिक अगर आप उसके सारे ब्रीफ में जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी राज्य सरकार प्राइवेट जो एयरपोर्ट है वो चलाने में न वो टेक्निकल सक्षम है और न उसके मेंटेनेंस में सक्षम है। आपने बीच में ही आपके समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि बिजली बिल नहीं पटा है, राज्य सरकार चला रही है। तो मेरा दूसरा इसमें प्रपोजल है, देखिए बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ना चाहिए। कल एक भोपाल की फ्लाइट की बातचीत हुई पहले, और ये एक अच्छी बात है कि बिलासपुर का एक एक नागरिक इस भावना से जुड़ा हुआ। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता, नहीं है इस चीज को मानिए, क्योंकि इसमें नेता नहीं है, जनता है। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता, जनता है इसमें, जनता है और जनता की भावना पूरी होनी चाहिए। लेकिन अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार को ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित जमीन सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देना चाहिए। भारत सरकार के डिफेंस से जो भी जमीन लेना होगा देना होगा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी लेगी, और निश्चित तौर पे जब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ 1-2 साल में बिलासपुर एक अच्छे एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हो जाएगा। अमर अग्रवाल बहुत वरिष्ठ और बहुत सुलझे हुए नेता है, 15 साल तक मंत्री रहे, उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि कहाँ क्या कितना बोलना है। फिलहाल कल जबरदस्त धरना प्रदर्शन होना निश्चित है। अमर अग्रवाल हरदेव अरण्य को लेकर भी क्लियर है, उस चीज को कांग्रेस नेता या विपक्षी आज के तारीख को सही मान रहे हैं जो कल तक विरोध किया करते थे। बड़ा स्पष्ट उनका कहना है कि कई सवालों के जवाब टेक्निकल होते हैं जिसे डीआरएम और जीएम ही दे सकते हैं। वो बता सकते हैं बेहतर कि आखिर रेल प्रशासन ने या रेल मंत्रालय ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि कुछ ट्रेनों को बंद करना पड़े। रही बात सामाजिक स्तर पर और सुविधाओं को लेकर, यहाँ पर उनका स्पष्ट कहना है हम राजनीति नहीं करते, हम सेवक हैं, सेवा करते हैं, और कल जनता की मांग को लेकर हम एक बार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के सामने सारी बातों को रखेंगे।